वादा। मूवी की शुरुआत 1223 में दिखाई जाती है। कालका नदी की लड़ाई जो मंगोल्स और रूस की प्रिंसिपालिटीज के बीच हुई, उसके बाद कुछ रशियन आदमी जंगल में शिकार करने आते हैं। उनमें से 2 आदमी अपने बच्चों को साथ लाए हैं। उन बच्चों में एक लड़की है जिसका नाम नस्त्या है और उसे बांसुरी बजाना बहुत ही पसंद है, और एक कोलोवर्थ नाम का एक लड़का भी है जो सपने देखता है कि वो बड़े होके एक योद्धा और राजकुमार का रक्षक बनेगा। बदकिस्मती से उन्हें मंगोलियन सैनिक घेर लेते हैं जिन्हें कमांडर खोस्तवरल लीड कर रहा है। अपनी बांसुरी खोने के बाद नस्त्या एक घोड़े को लेकर शहर में मदद मांगने जाती है, जहां दूसरी तरफ कोलोवर्थ वहीं रुक के लड़ाई करने की कोशिश करता है। सारे रशियन आदमी मारे जाते हैं और कोलोवर्थ खुद की रक्षा करने के लिए 2 तलवार पकड़ लेता है, पर इससे पहले वो कुछ करता, खोस्तवरल उसकी गर्दन पर भूलास फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब 14 साल बीत चुके हैं, कोलोवर्थ बड़ा हो चुका है। वो नींद से उठता है तो देखता है कि वो बिस्तर में बंधा हुआ है और उसे पहले का कुछ याद नहीं है, इसलिए वो डर जाता है। नस्त्या भी बड़ी हो चुकी है और उसे कोलोवर्थ के ऐसे रिएक्शन की आदत है, इसलिए वो भाग के उसके पास आके उसको समझाने आती है। मंगोल्स उसे मारने के लिए छोड़कर चले गए पर वो जिंदा बच गया। अब वो राजकुमार के सुरक्षक का खास आदमी है और उसकी शादी नस्त्या से हुई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब ये सब सुनने के बाद और घर में घूमने पर कोलोवर्थ को सब याद आता है, पर उसे नाश्ता करने का मौका नहीं मिलता और उससे पहले ही एक सैनिक जिसका नाम करकुन है वो उसको शहर लेने आता है। जब वो शहर पहुंचते हैं तब रियाजान का राजकुमार यूरी कोलोवर्थ से शहर की तरफ आने वाले घुड़सवार के साथ क्या किया जाए इसका सुझाव मांगता है। क्योंकि उन घुड़सवारों के झंडे लहराते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कोलोवर्थ उन्हें वॉर करने से पहले इंतजार करने को बोलता है। ये सही सुझाव साबित होता है क्योंकि वो घुड़सवार मंगोल्स नहीं पर दूसरे राजकुमार हैं जो राजकुमार यूरी के पोते की नामकरण के सेरेमनी में आए हैं। उसके बाद कोलोवर्थ सैनिकों की ट्रेनिंग करवाता है। यूरी का बेटा फेडर वहां देरी से पहुंचता है क्योंकि वो अपने बेटे की सेरेमनी की तैयारियों में व्यस्त था। कोलोवर्थ फेडर को अपनी तरकीबें दिखाने का चैलेंज देता है जिसे वो खुशी से कबूल करता है, पर फेडर बस खुद को जलील करके वहां से चला जाता है। अब ट्रेनिंग खत्म होने पे कोलोवर्थ अपने परिवार के लिए तोहफे लेकर घर आता है। वो अपने बच्चों के लिए कांटेदार जंगली चूहे और अपनी बीवी के लिए बांसुरी लाता है। नाश्ते को वो बांसुरी बहुत पसंद आती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक बक्से में डाल देती है, पर कोलोवर्थ को उसके बक्से में बहुत सारी बांसुरी दिखाई देती है क्योंकि वो हर दिन उसको एक बांसुरी देकर भूल जाता है। बाद में नामकरण की सेरेमनी बीच में रोक दी जाती है क्योंकि एक नागरिक ये अनाउंसमेंट करता है कि मंगोल्स आ रहे हैं। सब झुकने के लिए भागते हैं पर कोलोवर्थ उस बच्चे के साथ ही रहता है जब तक कि पुजारी उसको ब्लेसिंग दे रहा है। अब यूरी और उसके आदमी जब ये देखते हैं कि मंगोल्स अपने साथ बहुत सारे सैनिक लेके आ रहे हैं, वो दरवाजे बंद करने का हुक्म देता है और वो दरवाजे को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि वो उनसे जूझने का कोई रास्ता ना सोच ले। अब राजकुमार इस परेशानी पे चर्चा करने के लिए मीटिंग कराता है, पर फेडर को लगता है कि रशियन योद्धा इतने लाजवाब हैं कि अगर उनकी संख्या मंगोल के सैनिकों से कम भी होगी तो भी वो जीत जाएंगे। बाकी सलाहकारों को लगता है कि उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, इससे उनका शहर गरीब हो जाएगा पर कम से कम वो जिंदा तो बचे रहेंगे। यूरी फैसला करता है कि वो फेडर को कुछ सैनिकों के साथ मंगोल से बात करने भेजेगा और उस दौरान वो नजदीकी शहर से मदद मांगेंगे। दूसरी तरफ कोलोवर्थ मीटिंग बीच में छोड़ के शहर का हाल देखने जाता है और वो देखता है कि सब लोग बहुत घबराए हुए हैं। कोलोवर्थ जाकर नाम के एक आदमी से टकराता है जो दवाइयां बेचता है। जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे दवाई के बदले बाहर जाने दे, पर कोलोवर्थ उसे याद दिलाता है कि सारा शहर घिरा हुआ है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद वो घर लौट के देखता है कि यूरी ने हुक्म दिया है कि कोलोवर्थ अपने आदमियों को इकट्ठा करके फेडर के साथ मंगोल से बात करने जाएगा। कोलोवर्थ को ये सही नहीं लगता क्योंकि उसकी याददाश्त में दिक्कत है और नस्त्या भी इस बात पे सहमत होती है और रोते रोते राजकुमार से फरियाद करती है कि वो इस बारे में फिर सोच लें। लेकिन यूरी सबसे ज्यादा भरोसा कोलोवर्थ पे करता है, इसलिए वो अपना फैसला नहीं बदलता। अब सैनिक आगे बढ़ने के लिए दरवाजे पे इकट्ठा होते हैं और करकुन भी साथ में जा रहा होता है। क्योंकि उन लोगों को ट्रांसलेटर की जरूरत है तो कोलोवर्थ जाकर को साथ चलने के लिए चुनता है क्योंकि उसे मंगोल भाषा आती है। नस्त्या अपने पति के लिए अभी भी चिंता में है, इसलिए वो उनकी नौकरानी लाड़ा को लाती है जिसने अभी कोलोवर्थ की सुबह मदद करनी सीखी है और नस्त्या बच्चों के साथ घर में ही रहेगी। उनकी गाड़ी में धन रखने के बाद वो लोग मंगोलियों के कैंप की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पे उनकी लीडर बातू खान के टेंट का रास्ता दिखलाया जाता है जो जंगीज खान के पोते हैं। उनके द्वारा लाई गई चीज कबूल करी जाती है और उन्हें खाने पीने के लिए बिठाया जाता है। मौका देखते ही वो लोग जो चाहते हैं वो मंगोल से मांगते हैं। बातू खान बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, जो भी इंसान बातू खान के आगे झुकेगा उसकी अच्छे से देखभाल करी जाएगी। पर फेडर जवाब देता है कि वो बातू खान को झुकते हुए देखना चाहता है। कोलोवर्थ जो कब से बातू के बड़े से नक्शे को घूर रहा है वो खड़ा होता है और फेडर के बचाव में आगे आके बोलता है कि उनका शहर बस उनकी लाशों के बाद लिया जाएगा। बातू खान बोलता है कि वो कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा और वो कोलोवर्थ की हिम्मत की दाद देता है और उसे तोहफे में ट्रांजिस्ट की चिट्ठी वाला ताबीज देता है। इस चिट्ठी से एक इंसान दुश्मन की सीमा में बिना वार किए और वार खाई जा सकता है।
पर खान पान का लुत्फ उठाते हुए बातू खान उन्हें छोटा सा शो दिखाता है। ये मंगूस द्वारा साजिश होती है ताकि वो रशियन का ध्यान भटका सके और उन्हें घेर ले, पर ये प्लान काम नहीं करता। रशियन नौकरों ने टेबल संभाला है और वो मंगूस को आते देखकर बिल्कुल सही समय पे अपने देशवासियों को सतर्क कर देते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और कोलोबर्ट नौकर और बाकी सबको टेंट से बाहर ले जाता है और रास्ते में आने वाले सैनिकों को चीरते हैं ताकि कुछ घोड़े चुराकर जंगल में भाग सके। लेकिन फेडर को तीर लग जाता है और वो वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि उसके दोस्तों को भागने का समय मिल जाए, पर वो खोस्त्रबल द्वारा मारा जाता है। बातू खान फैसला करता है कि उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है और वो सबको जंग के लिए तैयार होने का हुक्म देता है। कुछ घंटे बाद कोलोबर्ट और उसके साथियों को बर्फ के तूफान के कारण जंगल को पार करने में दिक्कत होती है। अचानक से एक बड़ा सा भालू उनकी तरफ आता है, पर वो अटैक नहीं करता क्योंकि वो एक रशियन साथी नेस्टर के कंट्रोल में है। अब नेस्टर उन्हें एक बड़ी गुफा में आराम करने ले जाता है जहां वो तूफान रुकने के इंतजार करते हैं, लेकिन कोलोबर्ट आराम करने से इनकार करता है और नेस्टर से दवाई मांगता है जिससे वो उठा रहेगा और अपनी यादों से परेशान नहीं होगा। पर नेस्टर ऐसी दवाई बनाने से मना कर देता है क्योंकि उसके ख्याल से हर सुबह बिना किसी याद के उठना एक किस्मत की बात है जिसके कारण इंसान अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करता है। कोलोबर्ट आग के सामने बैठ के जगह रहने की पूरी कोशिश करता है। उसे याद आता है जो नक्शा उसने टेंट में देखा था वो उसे अभी भी याद है, इसलिए वो उसको भूलने से पहले उसे लिख लेता है। मौसम के शांत होते ही वो सब नेस्टर को गुफा में अकेला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब तक वो रैजान लौटते हैं काफी देर हो चुकी है। मंगोल ने शहर तबाह कर दिया है, ज्यादातर इमारतें बड़ी गुलेल से तोड़ दी गई हैं। मेन घंटी अपनी रस्सी से गिर गई है। तीरंदाजों ने यूरी को मार दिया है। फेडर की बीवी पकड़े जाने के डर से अपने बच्चे के साथ कूद गई और नस्ते अपने बच्चों के साथ घर में ही रही जिसमें आग लग गई और वो जल के मर गए। अपने घर की राख से जब कोलोबर्ट को बांसुरी मिलती है जिसे उसने खुद खरीदा था, तब वो अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और दोबारा घंटी खड़ा करता है ताकि अगर कोई भी जीवित बचा हो तो वो बाहर आ जाएंगे। ज्यादा लोग नहीं बचे हैं और बचने वालों में ज्यादा बच्चे हैं। अचानक से कोई बोलता है कि मंगोल बचे हुए लोगों को भी खत्म करने आ रहे हैं। तब कोलोबर्ट जल्दी से तरकीब बनाता है। सब लोग छुप जाते हैं, पर वो घंटी के नीचे रुककर मंगूस द्वारा पकड़े जाने का नाटक करते हैं। पर जैसे ही मंगूस पास आते हैं वो उन पे हमला कर देते हैं। कोलोबर्ट जो एक समय पे 2 तलवारों से वार करता है वो बहुत अच्छा साबित होता है और इससे वो चुटकियों में बहुत दुश्मनों को मार देता है। जब वो दुश्मनों की संख्या कम करता है उसके आदमी बाहर आते हैं और उसके बचे हुए दुश्मनों को खत्म करने में मदद करते हैं। लड़ाई खत्म होने पे कोलोबर्ट एक तरकीब लगाता है। वो 3 दूत को पड़ोसी शहर में चेतावनी देने और मदद मांगने भेजता है और बच्चों को नेस्टर की गुफा में भेजता है। कोलोबर्ट और सैनिक भीड़ का ध्यान अपने ऊपर रखने की तरकीब सोच रहे हैं। किस्मत से ज़कार को एक ख्याल आता है। वो एक खास पोषण बनाता है और उसे उस पानी में मिला देता है जिसे मंगोल पी रहे हैं, जिससे वो सब बीमार हो जाएंगे। ये पक्का करने के लिए कि मंगोल को उनका संदेश मिले, कोलोबर्ट ट्रांजिट की चिट्ठी का एक हिस्सा फाड़ देता है और खोस्त्रवल के टेंट पे तीर मारता है। पानी का बदला लेने के लिए कमांडर कुछ सैनिकों को कोलोबर्ट के पीछे भेजता है, पर यह सारा एक जाल होता है। रशियन सैनिक उनका इंतजार कर रहे हैं और वो आसानी से उन्हें तीर से मार देते हैं। जब वो सुरक्षित होते हैं, कोलोबर्ट 3 दिन से न सोने के कारण और नहीं जाग पाता और सो जाता है। जब उनका ग्रुप कैंप लगा रहा होता है, लाडा कोलोबर्ट को पेड़ से बांध के सोते हुए देखती है और दुआ करती है कि कोलोबर्ट को उससे प्यार हो जाए। जब रात होती है, लाडा कोलोबर्ट को खाना खाने के लिए उठाती है, लेकिन वो कोलोबर्ट को सब बताने से पहले उसके जोड़ खोल देती है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों पे हमला कर देता है। अब उसको रोकने के लिए काफी लोग आते हैं और करकून के शब्द सुन के कोलोबर्ट होश में आता है। फिर कोलोबर्ट अपने सैनिक भाइयों से माफी मांगता है और रोती हुई लाडा को चुप करवाता है। दूसरी तरफ 2 सैनिक सुरक्षित वहाँ से निकल के पड़ोसी शहर में पहुँच जाते हैं, लेकिन जब वो उन राजकुमारों से मदद मांगते हैं तो वो उन्हें साफ इंकार कर देते हैं, ये बोलकर कि उन्हें अपने घर बचाने हैं और ये सब में नहीं पड़ना है। तीसरे दूत को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से घोड़े पे बैठा बैठा बेहोश हो जाता है और वो जानवर रास्ता भूलकर गलत रास्ते पे चला जाता है। उसी रात कोलोबर्ट और उसके आदमी मंगोल के कैंप में कॉस्ट्यूम पहन के और चेहरे पे पेंट करके घूमते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो आत्माएं हैं। कुछ सैनिक भाग जाते हैं और जो नहीं भागते वो रशियन द्वारा मारे जाते हैं। फिर वो बड़े गुलेल और अपने हथियारों के साथ मंगोल पे हमला करने को तैयार होते हैं। जाने से पहले कोलोबर्ट तीर के साथ चिट्ठी का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ता है ताकि खोस्त्रवल को पता चल जाए कि ये सब किसने किया है। मंगूस बदला लेने के लिए उस लापता दूत को पकड़कर उसे कष्ट देते हैं। कोलोबर्ट और उसके आदमी जंगल में छुपते हैं, इस भरोसे के साथ कि सुबह उनकी मदद करने लोग आएंगे। वो सोने चले जाते हैं। लाडा कोलोबर्ट के पास जाके लेट जाती है। उसे नहीं पता कि कोलोबर्ट जागा हुआ है, इसलिए जब वो मुड़ के उसकी तरफ देखता है, लाडा को लगता है कि वो जाग रहा है, इसलिए वो सब यादें बोलती हैं। वो नाश्ता होने की एक्टिंग करती है, पर कोलोबर्ट उसे गले लगाने से पहले उसका झूठ पकड़ के उससे कहता है कि उसके घर में बस वही जिंदा है। जब सुबह होती है, कोलोबर्ट कुछ अजीब सी आवाजें सुन के जंगल के अंदर जाता है। उसे नहीं पता कि लाडा भी उसका पीछा कर रही है। इसलिए कोलोबर्ट को तीसरे दूत की डेड बॉडी मिलती है, जिसे वहाँ जाल के तौर पर छोड़ा गया है और अब कोलोबर्ट को हर तरफ से मंगूस ने घेरा हुआ है। लाडा वापस कैंप की तरह मदद मांगने भागती है। तब खोस्त्रवल हैरानी से कोलोबर्ट को अकेले सब सैनिकों से लड़ते देखता है। उसी समय कोलोबर्ट के इर्द गिर्द बर्फ का तूफान चलने लगता है। कमांडर उसे अपने भोलास से रोकने की कोशिश करता है, जैसे सालों पहले किया था, पर इस बार कोलोबर्ट उन्हें अपनी तलवार से रोक देता है। जैसे ही तूफान और बढ़ता है, नेस्टर और भालू वहां आके काफी मंगूस को मार देते हैं और बचे हुए लोगों को डराकर भगा देते हैं।
जब वो सैनिक अपने कैंप पे लौटते हैं तो उन्होंने जो देखा वो डरावनी बातें वो सबको बताते हैं। होस्टरवल ने पहले आत्मा वाली बात पे यकीन नहीं किया था, पर अब उसने कोलोबर्ट के हुक्म में तूफान और भालू को चलते देख के सब मान लिया है। बातू खान परेशान है कि उसके आदमी सब पे भरोसा कर रहे हैं और वो साबित करना चाहता है कि ये सब झूठ है और इस युद्ध में कुछ जादू ही नहीं है, इसलिए वो अपनी सेना को वापस चलने को कहता है। नेस्टर भालू को आजाद करके कोलोबर्ट की सेना का हिस्सा बन जाता है। वो पास के गाँव से कुछ आदमी भी लेकर आए हैं। करकुन खुशखबरी के साथ लौटता है। वो बताता है कि जैसे उन्होंने तरकीब बनाई थी ठीक वैसे मंगूल शहर की तरफ जाने की जगह उनके पीछे आ रहे हैं और ये सब सुन के सब जश्न मनाते हैं। कोलोबर्ट फैसला करता है कि वो सब रुक के उनको रोकेंगे जब तक करकुन और लाड़ा बच्चों को लेके नदी पहुंचेंगे। वहाँ वो स्लैग के जरिए घोड़े से भी ज्यादा तेज रफ्तार से पहुंचेंगे। जब स्लैग वहाँ से जाता है वो आदमी जाल बनाने के काम पे लग जाते हैं और फिर पहाड़ी की नोक पे मंगूस के आने का इंतजार करते हैं। जब बातू खान वहाँ आता है वो अपने साथ बहुत बड़ी सेना लाया है और बिना समय बर्बाद करे कुछ आदमियों को रशियंस के पीछे भेज देता है। ये पहला हमला उनके लिए घातक साबित होता है क्योंकि वो जाल में फंस जाते हैं और तीरंदाजों के शिकार हो जाते हैं जो उनका पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल कर देते हैं। दूसरी तरफ करकुन को सड़क बंद मिलती है तो वो घोड़े को आजाद करके लाड़ा और बच्चों को स्लैग को धक्का लगाने में मदद मांगता है। पहाड़ी पे हो रही जंग छिड़ी रहती है। मंगूस भी अपने तीर मारते हैं और कुछ रशियंस को मारने के बाद वो पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं और कोलोबर्ट के आदमियों से हाथापाई में लड़ते हैं। नेस्टर और जकार मर जाते हैं और होस्टरवल उनके प्रमुख से लड़ने आता है, पर कोलोबर्ट बहुत आसानी से उसे 2 तलवारों के कट से मार देता है। मंगूल्स की संख्या अभी भी उनसे ज्यादा है, इसलिए रशियन सैनिक एक एक करके गिर रहे होते हैं, पर उन्होंने करकुन की नदी तक पहुंचने तक पहाड़ी की नोक को बचाया हुआ है। लेकिन करकुन को थोड़ी परेशानी होती है। सेल को जिस गांठ से बांधा हुआ है वो बर्फ से जमी हुई है और वहाँ आग नहीं है। फिर लाड़ा बच्चों की मदद से रस्सी को खोल देती है और सेल चलने को तैयार हो जाती है। अब वो आराम से भाग सकते हैं। कोलोबर्ट के पास बस कुछ आदमी बचे हैं और वो बचे हुए मंगूस को पहाड़ी की नोक पे हराकर अपना झंडा लहराता है। बातू खान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दूत को पता करने भेजता है कि रशियंस क्या चाहते हैं, पर कोलोबर्ट उन्हें वही बातें बोलता है जो उन्हें कुछ दिन पहले सुनने को मिली थी। बातू खान बहुत गुस्से में अपने आदमियों को बड़ी गुलेल से फायर करने का हुक्म देता है। कोलोबर्ट स्लैग को नदी में देखता है और बचे हुए लोगों के भागने का जश्न मनाता है, पर तभी पत्थर लगने से वो बेहोश हो जाता है। जब कुछ सेकंड्स बाद वो उठता है, कोलोबर्ट के पास उसकी सारी यादें हैं और उसके सारे आदमी मर चुके हैं। अपनी आखिरी चाल के तहत वो अपना तावीज दिखाते हुए खुद को बचाते हुए पहाड़ से नीचे उतरता है। कोलोबर्ट जमीन पे गिर के बातू खान को बोलता है कि एक दिन उसके लोग अपना इंतकाम लेंगे। फिर वो अपना तावीज बर्फ में गिरा के मंगोल के प्रमुख को वो वापस लेने को बोलता है। जैसे बताया गया है बातू खान वो तावीज उठा लेता है। कोलोबर्ट हंसता है और बोलता है कि मरने से पहले उसने बातू खान को अपने आगे झुका लिया है। क्या कभी आपने किसी को उसके घमंड से झुकाया है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बातू खान कोलोबर्ट की हीरोपंती से इंप्रेस होकर बोलता है कि अगर वो उसका आदमी होता तो वो उसका सबसे भरोसेमंद होता, और फिर वो अपने आदमियों को उसे हीरो की तरह दफनाने को बोलता है। 5 साल बाद करकुन नवगोरड वाल्दीमार सेना का प्रमुख है। वो अपने आदमियों को कोलोबर्ट की कुर्बानी और नेक लड़ाई याद करके प्रेरित करता है, इससे पहले कि वो उस लड़ाई में जाए जिसे बैटल ऑफ आइसक्रीम से जाना जाएगा। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।